रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अबाउट पैराथायरॉयड ग्लैंड। ठीक है, थायरॉयड ग्लैंड जो पैराथायरॉयड ग्लैंड है ये एक हार्मोन प्रोड्यूस करता है। उस हार्मोन को क्या कहते हैं? पैराथायरॉयड हार्मोन। ठीक है, ये थायराइड ग्लैंड के पीछे पड़े होते हैं और ये नंबर में 4 होते हैं और ये एक हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, इसको कहते हैं पैराथायरॉयड हार्मोन। इसमें से जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो कहाँ से बनता है, इसका सोर्स क्या है। ठीक है, इसका सोर्स क्या है? इसके अंदर एक ख़ास किस्म के सेल्स होते हैं, उस सेल्स को क्या कहते हैं? चीफ सेल। चीफ सेल, ठीक है। चीफ सेल क्या प्रोड्यूस करते हैं? पैराथायरॉयड हार्मोन। सही है। पैराथायरॉयड ग्लैंड है ये एक्टिव कैसे होता है, किस तरह से हार्मोन सिक्रिएट करता है और अगर हार्मोन आ जाए उसके बाद ये क्या करता है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। आप लोगों ने ये याद रखना है कि जब भी आपकी बॉडी में कैल्शियम की कमी हो जाएगी, ठीक है, ब्लड के अंदर फ्री कैल्शियम कम हो जाएगा, ठीक है, या भी जब भी ब्लड के अंदर क्या होगा, ब्लड के अंदर क्या होगा, फॉस्फेट ज़्यादा हो जाएगा। सही है। और विटामिन D3 जब भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, जब भी ब्लड में, ठीक है, ये 3 कंडीशन जब भी आएंगे हमारी बॉडी में, ये तीनों मिलेंगी तो ये किसके पास जाएंगे? पैराथायरॉयड ग्लैंड के पास जाएंगे। ठीक है, पैराथायरॉयड ग्लैंड है, उसको पता चल गया कि कैल्शियम कम है, फॉस्फेट ज़्यादा हो गया, विटामिन D कम हो गया, तो वो एक हार्मोन प्रोड्यूस करेगा, उसको क्या कहते हैं? पैराथायरॉयड हार्मोन। ठीक है, बहुत आसान है। आप ये देखें कि जब भी बॉडी में हमारे कैल्शियम कम होगा, जब भी कैल्शियम कम, फॉस्फेट ज़्यादा, विटामिन D3 कम, ठीक है, ये जो है इसको PTH के पास जाएंगे, ग्लैंड के पास, और PTH प्रोड्यूस करेंगे। और अभी ये जो हार्मोन है ये किसके पास गया? किडनी के पास। ठीक है, किडनी के पास जाएगा, ये क्या करेगा? नंबर 1, ये कैल्शियम यूरिन के अंदर जब जा रहा होता है, ठीक है, ब्लड से कैल्शियम यूरिन के अंदर जा रहा है तो PTH क्या होता है? ये किडनी के पास जाता है, उसको इंक्रीज कैल्शियम रीएब्जॉर्प्शन, ठीक है, इसको वापस कहाँ लेके आता है? ब्लड में लेके आता है। सही है, यूरिन से क्या करवाया? ब्लड में वापस ले आया। ठीक है, उसके अलावा सेकेंड नंबर पे आप लोगों ने ये याद रखना है, जो PTH होता है, पैराथायरॉयड हार्मोन, ये किडनी के पास जाता है, एक एंजाइम वो करता है। इसके अलावा विटामिन D3 है, उसकी क्या करता है? विटामिन D3 की एक्टिवेशन करेगा। ठीक है, एक ये याद रखो, PTH किडनी के पास जाएगा, फॉस्फेट को ब्लड से पकड़ता है और किस में डालता है? यूरिन में। ठीक है, और इस अमल को क्या कहते हैं? एक्सक्रीशन। ठीक है, इसने फॉस्फेट की एक्सक्रीशन करवा दी। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसने ब्लड से फेंका किस में? यूरिन में। ठीक है, और अगर यूरिन से वापस ब्लड में लाना हो तो उसको रीएब्जॉर्प्शन कहते हैं। अभी विटामिन D को इसने एक्टिवेट किया और फॉस्फेट को ब्लड से बाहर फेंक दिया, यूरिन में शामिल कर दिया। ठीक है, ये सिंपल एंड क्रिस्टल क्लियर कंसेप्ट हो गया। अभी जो है अभी कैल्शियम जो यूरिन के अंदर था उसको ब्लड के अंदर जब ले जाऊंगी, इसको क्या कहते हैं? रीएब्जॉर्प्शन। तो इसमें क्या होगा? ब्लड के अंदर कैल्शियम वापस जब आ जाएगा, ठीक है, ब्लड के अंदर क्या हो जाएगा? कैल्शियम ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है,
तो ब्लड वाले को हम क्या बुक में बोलते हैं, सीरम। सीरम कैल्शियम को ज़्यादा करता है, ठीक है। अगर आपके पास है कि पीटीएच सीरम कैल्शियम को कम करता है, ज़्यादा करता है, तो ज़्यादा करता है, कम नहीं करेगा, ठीक है। और अगर यूरिन से कैल्शियम निकल के ब्लड में आ रहा है तो फिर यूरिन में कैल्शियम क्या होगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो इसने सीरम कैल्शियम को ज़्यादा किया, सीरम कैल्शियम को ज़्यादा किया और यूरिन में कैल्शियम को कम किया, ठीक है। अभी हम लोग ये बात करते हैं, ये जो पीटीएच है वो फॉस्फेट को बाहर निकालता है, ठीक है, फॉस्फेट को आउट, ठीक है। तो ब्लड के अंदर फॉस्फेट ज़्यादा हो जाएगा या कम हो जाएगा, ब्लड में? तो ब्लड में क्या हो जाएगा, फॉस्फेट को इसने रिमूव किया, ठीक है, ब्लड से इसने यूरिन में लेके गया, ठीक है। तो सीरम फॉस्फेट क्या हो जाएगा, सीरम फॉस्फेट कम हो जाएगा और जो यूरिनरी फॉस्फेट है वो क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। सीरम के फॉस्फेट को इसने कम किया और यूरिन के फॉस्फेट को ज़्यादा किया, ठीक है। और कैल्शियम का इसी के अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आप लोग ये बताएं कि अब क्या होता है कि सबसे पहले जब हम लोगों ने वाइटामिन जो होते हैं, विटामिन डी, इसके कितने फॉर्म्स होते हैं? इसके बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं, राइट। विटामिन D3 जो है, डी की एक्टिव एक ही फॉर्म है, वो कौन सा है, ठीक है, 1, 2, 5, ठीक है, 125, ठीक है, डाईहाइड्रोऑक्सी कोलीकैल्सिफेरॉल, एक्टिव विटामिन D3 या फिर विटामिन D3 एक्टिव, ठीक है। ये एक्टिव होता है, बाकी सारे के सारे फॉर्म्स जो होते हैं विटामिन डी के वो इनएक्टिव होते हैं, ठीक है। चलिए अभी इसको स्टार्ट करते हैं कि जब विटामिन डी हम क्या करते हैं, जब विटामिन डी बुक से डाइट से लेते हैं, ठीक है, वो क्या होता है, 25 डाईहाइड्रोक्सी D3 है, ये क्या है, कोलीकैल्सिफेरॉल, ये क्या है, इनएक्टिव है, ठीक है, इनएक्टिव। अभी इसको काम करने के लिए एक्टिवेशन की ज़रूरत है, तो अब क्या करेंगे, इसको एक्टिवेट करने के लिए एक एंजाइम होता है, उस एंजाइम को लाजमी याद होना चाहिए, जो विटामिन डी को एक्टिवेट करता है इनएक्टिव से एक्टिव फॉर्म में, 1-अल्फा हाइड्रोक्सिलेज, ठीक है। ये जो 1-अल्फा हाइड्रोक्सिलेज है, ये इनएक्टिव विटामिन डी को एक्टिव विटामिन में कन्वर्ट करता है, 125 डाईहाइड्रोक्सी कोलीकैल्सिफेरॉल, ठीक है। ये क्या है, एक्टिव है, ठीक है, ये एक्टिव विटामिन है क्योंकि इसको 1-अल्फा हाइड्रोक्सिलेज ने एक्टिवेट कर दिया है, सही है। अभी आप लोगों ने ये याद रखना है, जो हमारा पीटीएच है, ठीक है, ये क्या करता है, विटामिन डी की एक्टिवेशन करवाता है। ये क्या करता है, ये 1-अल्फा हाइड्रोक्सिलेज की क्या करता है, एक्टिवेशन करता है, एक्टिवेशन, इस तरह से ये एक्टिव हो जाता है, सही है। अभी इसके बाद विटामिन डी की एक्टिवेशन आप लोगों को समझ आ गई है। जो एंजाइम 1-अल्फा हाइड्रोक्सिलेज है, ये गया किसके पास, इसने इनएक्टिव विटामिन को एक्टिव विटामिन में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। ये एक बहुत सिंपल सी बात है। अभी आगे जाते हैं, जो विटामिन डी होता है ये 2 कारनामे करता है। ये क्या करेगा, ये बोन के पास जाएगा, ठीक है,
बोन के पास जाएगा। ये किसको तोड़ता है? बोन को क्या कहते हैं? ब्रेक। इसको मेडिकल टर्म में क्या कहते हैं? रिजॉर्प्शन। ठीक है, बोन रिजॉर्प्शन। जब बोन टूटेगी, ठीक है, बोन बनी हुई है कैल्शियम एंड फॉस्फेट से। ठीक है, ठीक है। तो फिर हमारे पास क्या हुआ? जब बोन टूटना शुरू हो जाएगी तो कैल्शियम और फॉस्फेट हमारे जो है ब्लड में ज़्यादा होगा, कम होगा? ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, जब ब्लड में ज़्यादा हो गया तो विटामिन डी ने क्या किया? ब्लड में कैल्शियम को ज़्यादा किया बाय रिजॉर्प्शन ऑफ बोन। ब्लड में कैल्शियम को ज़्यादा किया बाय रिजॉर्प्शन ऑफ बोन। अभी जो जीआईटी सिस्टम है उसके पास जाता है, इंटेस्टाइन में जो डाइट हम ले रहे होते हैं कैल्शियम की क्या कर लेता है? रीएब्जॉर्प्शन बढ़ा लेता है, रीएब्जॉर्प्शन ज़्यादा कर लेता है। ठीक है, डाइट से कैल्शियम की रीएब्जॉर्प्शन ज़्यादा कर लेता है ताकि वो बाहर ना जाए। ठीक है, ये आई थिंक पेज 338 पे ये है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, पेज नंबर 338 पे है। अच्छा, अभी जब इंटेस्टाइन के पास रीएब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो गई, ठीक है, अगेन फॉस्फेट एंड कैल्शियम क्या हो जाएगा? ब्लड में ज़्यादा हो जाएगा ड्यू टू विटामिन डी। सही है। अभी आप लोगों को इसकी समझ आ गई है? समझ नहीं आती तो मुझे काइंडली कमेंट कर दिया करें। तो अच्छा, अभी आगे जाते हैं। अब हम बात करते हैं विटामिन डी जो एक्टिव हुआ था पीटीएच की वजह से। ये जो विटामिन डी है ये क्या करता है? पैराथायरॉयड हार्मोन को क्या करता है? नेगेटिव फीडबैक करता है। तो फिर पीटीएच की सिक्रीशन कम हो जाएगी। ठीक है, चलें अभी आप लोग ये मुझे बताइए, सनलाइट जब होगा क्या विटामिन डी बनेगा? नो। ठीक है, तो कैल्शियम और फॉस्फेट की एब्जॉर्प्शन होगी? एब्जॉर्प्शन नहीं होगी। ठीक है, तो ऐसे इलाके जहाँ पे सनलाइट ना हो वहाँ पे सबको विटामिन डी के सप्लीमेंट्स मस्ट लेने चाहिए। जितना मर्जी दूध पी ले, दही खा ले, कैल्शियम आपकी बॉडी में जाएगा। विटामिन डी नहीं होगा तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है कैल्शियम लेने का। ठीक है, विटामिन डी अगर कम है डिप्रेशन भी होगी आपको। तो कोई भी हो, उसकी मूड स्विंग्स हो रही, डिप्रेशन हो रही हो, तो वो भी विटामिन डी की सप्लीमेंट्स ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन पहले आप लोग कोई भी चीज़ इस्तेमाल करने से पहले उसका टेस्ट करवाया करें कि विटामिन डी आपकी बॉडी में कितना है, उसके बाद ही आप उसके सप्लीमेंट्स ले लिया करें। ठीक है, अभी फंक्शंस ऑफ पीटीएच। ठीक है, ठीक है, फ्री कैल्शियम को ज़्यादा करता है, किस में? ब्लड में। ठीक है, ये दूसरा काम क्या करता है? कैल्शियम फॉस्फेट की एब्जॉर्प्शन ज़्यादा करवाता है, किससे? विटामिन डी के थ्रू। बोन की ब्रेकडाउन करवाता है। ठीक है,
जब बोन टूटेगी तो कैल्शियम और फॉस्फेट में टूट जाएगी, ठीक है। और ये जब किडनी के पास जाता है पीटीएच, तो ये क्या करता है, कैल्शियम को अंदर लेके आता है या बाहर निकालता है। किडनी में जाता है तो ऑब्वियसली ये क्या करता है कि रीएब्जॉर्प्शन करवाता है, कैल्शियम की क्या करता है, रीएब्जॉर्ब करता है, ठीक है। लेकिन ये फॉस्फेट को क्या करता है, किडनी ये फॉस्फेट को एक्सक्रीट करता है, ठीक है। एक्सक्रीशन ऑफ फॉस्फेट, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम, ठीक है। रीएब्जॉर्प्शन और इसकी एक्सक्रीशन, ठीक है। अगर किसी चीज़ में कैल्शियम रीएब्जॉर्ब हो रही है तो ब्लड में क्या होगा, ब्लड में क्या होगा, तो हम लिखेंगे सीरम कैल्शियम इंक्रीज, ठीक है, ठीक है। सीरम कैल्शियम को इसने इंक्रीज करवाया। और इसके अलावा सीरम फॉस्फेट को कम कर देता है। अभी फॉस्फेट कहाँ से रिमूव होता है, किडनी से, पी फॉर फॉस्फेट, पी फॉर पीसीटी, ठीक है। किडनी कहाँ से एक्सक्रीट करवाएगा इसको, पीसीटी से, ठीक है। और जो हमारे पास कैल्शियम है, ठीक है, एक्सक्रीट, और कैल्शियम की रीएब्जॉर्प्शन कहाँ होती है, डीसीटी पे क्या होता है, रीएब्जॉर्ब होता है, ठीक है। पीटीएच हो जाएगा किडनी के पास, ठीक है, ठीक है। अल्फा हाइड्रोक्सिलेज, किडनी पीटीएच किडनी के पास जाएगा, क्या प्रोड्यूस करेगा, अल्फा हाइड्रोक्सिलेज। अभी मैंने बताया ये क्या करता है, विटामिन डी को एक्टिव कर देता है, ठीक है। तो इसने क्या किया, सीरम कैल्शियम को ज़्यादा किया, सीरम फॉस्फेट को कम करवाया, और इसके अलावा और विटामिन डी को क्या करवाया, एक्टिव करवाया, ठीक है। विटामिन डी की एक्टिवेशन भी किसका काम है, पीटीएच का काम है। यूरिनरी कैल्शियम को क्या करता है, कम करता है, ज़्यादा करता है, ऑब्वियसली कम करेगा, ठीक है। और यूरिनरी फॉस्फेट को क्या कर देगा, ज़्यादा कर देगा, ठीक है। अभी एक एमसीक्यू आप बताएं, मैसेंजर, ठीक है, सेकेंड मैसेंजर क्या है, पैराथायरॉयड हार्मोन का, साइक्लिक AMP, ठीक है, CAMP, ठीक है। ये सेकेंड मैसेंजर है, ठीक है। साइक्लिक AMP क्या होगा, ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। अगर पैराथायरॉयड हार्मोन ज़्यादा है तो ऑब्वियसली सी बात है ये क्या करेगा, साइक्लिक AMP को भी ज़्यादा करेगा। यूरिन में साइक्लिक AMP हमें ज़्यादा मिलेगी। अभी जब बोन रिजॉर्प्शन होती है, बोन रिजॉर्प्शन, ठीक है, अच्छा, बोन रिजॉर्प्शन की कैल्शियम और फॉस्फेट को किसने बाहर निकाला, विटामिन D3 125 हाइड्रोक्सिकल कैल्सिफ्रोल ने इसको क्या किया, तोड़ दिया, तो ये ब्लड में ज़्यादा हो जाएगा। अभी जब साइक्लिक AMP है वो ज़्यादा, जब क्या होगा, पैराथायरॉयड हार्मोन ज़्यादा होगा, ठीक है। इसीलिए मैंने कहा कि यूरिन में भी फिर साइक्लिक AMP की अमाउंट ज़्यादा मिलेगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं
बोन के अंदर कितनी तरह के सेल्स होते हैं? बोन के सेल्स कितने होते हैं? 2 होते हैं, ठीक है। एक को क्या कहते हैं? बोन फॉर्मिंग सेल है, फॉर्मिंग सेल, ओस्टियोब्लास्ट, और जो कि तोड़ते हैं बोन को, ओस्टियोक्लास्ट, ठीक है। इसमें खास किस्म का मॉलिक्यूल होता है ओस्टियोब्लास्ट पे, रेंक लाइगेंड। इसका जो रिसेप्टर होता है ओस्टियोक्लास्ट पे होता है, ठीक है। ये बहुत ही ख़तरनाक सलाम दुआ होती है, ठीक है। ये रेंक लाइगेंड है, ये रेंक रिसेप्टर के साथ, तो ओस्टियोक्लास्ट क्या हो जाएंगे? एक्टिवेट हो जाएंगे, एक्टिवेट हो जाएंगे। और जब ओस्टियोक्लास्ट एक्टिवेट होंगे, बोन बनने की टूटेगी, तो बोन रिजॉर्प्शन स्टार्ट हो जाएगी। जब रेंक लाइगेंड रेन रिसेप्टर पे जुड़ जाता है तो ओस्टियोक्लास्ट एक्टिव हो जाता है। जब ओस्टियोक्लास्ट एक्टिव हो जाता है तो बोन रिजॉर्प्शन स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। और बोन रिजॉर्प्शन से क्या रिलीज होगा? कैल्शियम एंड फॉस्फेट, ठीक है। स्टिमुलेट रेंक लाइगेंड, रेंक लाइगेंड को ये ज़्यादा करता है। जब ये इसको स्टिमुलेट कर देगा तो ऑटोमेटिकली ओस्टियोक्लास्ट क्या होंगे? एक्टिवेट हो जाएंगे। ओस्टियोक्लास्ट को एक्टिवेट करेगा, ओस्टियोक्लास्ट एक्टिवेट होंगे तो बोन की क्या हो जाएगी? रिजॉर्प्शन हो जाएगी, ठीक है। सही है। तो रेंक लाइगेंड जब रेंक रिसेप्टर के साथ जुड़ता है, ठीक है, तो ओस्टियोक्लास्ट क्या हो जाते हैं? एक्टिव। और ये किस पे होते हैं? ओस्टियोब्लास्ट पे, ब्लास्ट। और इसको किसने एक्टिव करवाया? इसने, पीटीएच ने एक्टिव करवाया। अगर कोई चीज़ आपको बार बार तंग कर रही है, ठीक है, एक कंटिन्यूस और एक होता है वक्फे वक्फे के बाद, ठीक है, मुसलसल, इंटरमिटेंट या पल्सटाइल, यानी कि वक्फे वक्फे से। पीटीएच का भी 2 है, अगर कंटिन्यूसली रिलीज होगा या फिर पल्सटाइल, तो ये बोन को क्या कर देता है? डिसॉर्प्शन कर देता है। लेकिन अगर ये वक्फे वक्फे से रिलीज होगा तो ये क्या करेगा? बोन को फॉर्मेशन करवाएगा, बोन की फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है। ये पल्सटाइल और ये कंटिन्यूअस, ठीक है। अभी ऐसे लोग जिनमें क्या है? ऑस्टियोपोरोसिस होगी, ऑस्टियोपोरोसिस, ठीक है, ऑस्टियोपोरोसिस है। अभी हम उसमें बोन ब्रेकडाउन चाहेंगे या बोन फॉर्मेशन चाहेंगे, ठीक है। तो हम फॉर्मेशन चाहेंगे ना, और ये देखें, तो हम क्या यूज़ करेंगे? पीटीएच। लेकिन आपको पता होना चाहिए पीटीएच किस फॉर्म में देना है? पल्सटाइल फॉर्म में। अगर हमने इसको कंटिन्यूअस दिया तो वो क्या हुआ? वो मज़ीद उसका बेड़ा गर्क हो जाएगा, ठीक है। हमें पल्सटाइल फॉर्म में देना है। तो ऑस्टियोपोरोसिस में पीटीएच को हमें कंटिन्यूअसली नहीं देना चाहिए, कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, ठीक है।
बहुत इम्पोर्टेंट है ये कि क्यों, ये एमसीक्यूज में आता है कि हम ऑस्टियोपोरोसिस में क्यों पीटीएच को पल्सटाइल देते हैं, वाई हम मतलब उसमें कंटिन्यूसली क्यों नहीं देते, तो उसके पीछे ये कंसेप्ट है। ठीक है, आपने हमेशा याद रखना है पीटीएच का बड़ा वाई जो है उसका नाम क्या है, टेरीपेराटाइट, ये इसका बड़ा वाई है, इसकी मेडिसिन है। ठीक है, ये टेरीपेराटाइट क्या है, ये ट्रीटमेंट ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस में यूज होता है। ठीक है, लेकिन अभी कोई आपको बता रहा हो कि भाई मैं तो ऑस्टियोपोरोसिस का पेशेंट हूँ, डॉक्टर ने मुझे पीटीएच दिया है ना, तो अगर आपने सही से पढ़ा नहीं होगा आप तो उसको बताएंगे नहीं आपको गलत मेडिसिन दी है, आप तो अच्छे डॉक्टर के पास नहीं गए। लेकिन अगर आपने अच्छी सी स्टडी की होगी तो आपको पता होगा कि हाँ डॉक्टर ने शायद इसलिए दिया है कि डॉक्टर ने कंटिन्यूअस में नहीं दिया होगा, डॉक्टर ने पल्सटाइल में दिया होगा। सो ये दो चीज़ों में बहुत फ़र्क है। आपको इस चीज़ के कंसेप्ट के बारे में पता होना चाहिए। ये कभी भी किसी भी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन बहुत रिपीट होता है। ठीक है, इसके ऊपर मैं आप लोगों को बहुत बड़ा एक स्टार लगाती हूँ, ये आप लोगों ने याद रखना है। ठीक है, ठीक है, टेरीपेराटाइट किसमें, पल्सटाइल फॉर्म में, पल्सटाइल। ठीक है, तो हम इसको किस तरह से देते हैं, वंस इन अ वीक। ठीक है, ग्रोथ हार्मोन का हमने छोटा भाई पढ़ा था, बड़ा भाई है छोटा भाई है जो भी है, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1, जिसकी हाफ लाइफ, इसकी हाफ लाइफ कम है, इसकी हाफ लाइफ ज़्यादा है, इसको दूसरा नाम सोमेटोमेडिन। ठीक है, अभी इसी तरह से जो पैराथायरॉयड हार्मोन का एक दूसरा बाई होता है, जिससे कि ग्रोथ हार्मोन का बाई था, तो उसको क्या कहते हैं, पैराथायरॉयड हार्मोन रिलेटेड पेप्टाइड। ये बिल्कुल पैराथायरॉयड हार्मोन वाले काम करता है, रिलीज्ड फ्रॉम malignancy। ठीक है, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा लंग का कैंसर है, और रीनल सेल कार्सिनोमा। ठीक है, स्क्वेमस सेल एंड पैराथायरॉयड हार्मोन रिलेटेड पेप्टाइड, ये बिल्कुल पैराथायरॉयड हार्मोन की तरह होता है, लेकिन ये रिलीज जो है पैराथायरॉयड ग्लैंड से नहीं होता। ये किस से रिलीज होता है, ये पैराथायरॉयड ग्लैंड से रिलीज नहीं होता। ठीक है, ये दो मेलिग्नेंसीज है, उससे फिर हमारे बॉडी में रिलीज होता है, एक लंग का स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा और एक रेनल सेल कार्सिनोमा। ठीक है, एनआरई, यूएसएमली, कोई भी आप यू वर्ल्ड उठा के देख लें। ठीक है, उसमें ये बहुत आते हैं। अभी किसी को क्या है, क्रोनिक किडनी डिजीज़ है किसी भी पेशेंट को, उसके गुर्दे ख़त्म। ओके गाइस, मैं इससे आगे आप लोगों को कंटिन्यू करवाती हूँ नेक्स्ट लेक्चर में। सो थैंक यू सो मच गाइस, अल्लाह हाफिज़।